जय हिंद साथियों। तो हम आपको सीटेट एग्जाम 2022 की तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जिसमें हम देखने वाले हैं पिछले प्रैक्टिस सेट की तरह 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो इन तीनों में से कौन से पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं यह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी। ये तीनों मुद्दे पर्यावरण से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो साथियों भारतीय प्रायद्वीप में कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? इसको देखने से पहले साथियों पहले हमें समझना होगा कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता क्या है। तो भूमि का जो क्षेत्र 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो साथियों भारतीय प्रायद्वीप पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, पूर्व में यह बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से, और साथियों दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये राज्य आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये सभी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है आज के प्रैक्टिस सेट का, ईबीएस एकीकरण है। ईबीएस साथियों इन्वायरमेंटल स्टडीज एकीकरण है किस किस का? विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या फिर पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ईबीएस किस किस का एकीकरण है यह हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का ईबीएस एकीकरण है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है जैविक संदूषक हटाकर, अवांछित रसायन हटाकर, गैसों को हटाकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो अशुद्ध जल को कैसे शोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इन सभी अशुद्धियों को हटाकर हम जल को शोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? साथियों नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर 1 है वनोन्मूलन, ठोस अपशिष्ट फेंकना, वन रोपण, या फिर जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण अपघटन के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 वन रोपण। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसके ऑप्शंस को। वन उन्मूलन का मतलब होता है साथियों वनों की अत्यधिक कटाई, अंधाधुंध कटाई। ठोस अपशिष्ट फेंकना, इससे भी पर्यावरण का प्रदूषण होता है, पर्यावरण अपघटन होता है। जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग करने से भी साथियों पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो वन रोपण का मतलब होता है साथियों वनों को लगाना, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना। तो इससे पर्यावरण अपघटन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए हैं। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत है उस आंवले से मुरब्बा बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर 1 का परिरक्षण, संरक्षण, अपघटन, या फिर पार्श्वरीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 उसको परिरक्षण की तकनीक अपनानी होगी। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों परिरक्षण होता क्या है? खाद्य संरक्षण को ही हम परिरक्षण कहते हैं, जिसकी वजह से वो आंवला खराब नहीं होगा और ज्यादा दिन तक मुरब्बे के रूप में चलता रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्य, पवन, पौधे, या फिर जानवर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सूर्य। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। साथियों सूर्य की ऊर्जा का क्या राज है? तो सूर्य की ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा इसमें ऊर्जा होती है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं, 2 परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा आती है नाभिकीय संलयन से, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 जलीय पौधे के बारे में, स्थलीय, उभयधर्मी, या मरुस्थलीय। तो कांटेनुमा पत्तियों वाले पौधे कहां पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मरुस्थलीय। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कांटेदार होती है।
इससे क्या फायदा होता है, इससे साथियों पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है, बहुत धीमे धीमे होता है, जिससे पौधे में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहती है। अब साथियों वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, पौधा जो अतिरिक्त जल इकट्ठा करता है उसको पौधे की पत्तियां, जो पौधे की पत्तियों में छिद्र होते हैं, वह उससे जल वायुमंडल में वापस चला जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो कांटेदार पत्तियों के होने से यह क्रिया धीमी हो जाती है, यह वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत मंद हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे में पानी की आवश्यक मात्रा बनी रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। साथियों नीड़ कहते हैं घोंसले को, नीड़ घोंसले को कहा जाता है। तो कौन सा पक्षी अपना घोंसला खुद नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोयल, कौवा, गोरैया या फिर बुलबुल। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कोयल। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। कोयल ऐसा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है, वह अपने अंडे देने के लिए कौवे के घोंसले का यूज करता है, उसका उपयोग करता है और कौवे के द्वारा ही अंडों को पाला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी औसत गहराई 3741 मीटर है। 3741 मीटर इसकी औसतन गहराई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है आज के प्रैक्टिस सेट का। रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। ऑप्शन नंबर 1 वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर बसीय अम्ल। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। रेशम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। साथियों यह प्रोटीन फाइबर होता है जो रेशम के कीट लार्वा द्वारा फाइब्रिन के रूप में उत्पन्न होता है। फाइब्रिन के रूप में यह उत्पन्न होता है। और साथियों रेशम कई प्रकार के कीड़ों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परंतु जो रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं वो कैटरपिलर एक कीट होता है जिससे रेशम प्राप्त होता है, उसी से ही रेशमी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बाकी रेशम देने वाले कीट और भी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। कौन सा वृक्ष का उदाहरण है, किसे हम वृक्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 गुलाब, बरगद, मेहंदी या तुलसी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, इसको हम वृक्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बाकी गुलाब, मेहंदी और तुलसी ये सब पौधे के अंतर्गत आता है, इनको पौधा कहा जाता है ना कि वृक्ष। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 13 है आज के प्रैक्टिस सेट का। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भूकंप, सुनामी या फिर चक्रवात। तो कौन सी आपदा ऐसी है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। और क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक तरीके की मानव निर्मित आपदा है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है। किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। जल का संरक्षण किस सिंचाई प्रणाली से होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये। ऑप्शन नंबर 1 है ट्यूबवेल, चढ़स, बूंद सिंचाई या फिर फव्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 बूंद सिंचाई से। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों समझते हैं कि बूंद सिंचाई जिसको ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये होती क्या है। इस प्रकार की सिंचाई साथियों प्रणाली में, इस प्रकार की सिंचाई प्रणाली में पौधे की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है। पौधों की जड़ों में ही बूंद बूंद करके पानी डाला जाता है, इससे पानी का अपव्यय नहीं होता, पानी व्यर्थ में खर्च नहीं होता है और पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल भी मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है। कौन सा रोग वायु प्रदूषण से नहीं होता है। कैंसर, पाचन तंत्र से संबंधित रोग, श्वसन संबंधी रोग या फिर इमारतों का क्षय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 पाचन तंत्र से संबंधित रोग। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों पाचन तंत्र से संबंधित रोग खाद्य पदार्थों से होते हैं। पाचन संबंधी सभी रोग खाद्य पदार्थों से होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है आज के प्रैक्टिस सेट का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जलवाष्प। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं वायुमंडल में, जिसका उपयोग मानव श्वसन के लिए करता है और जीव जंतु करते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 हो जाएगा आज के प्रैक्टिस सेट का। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? कीट भक्षी पौधे, जो पौधे कीटों को खाते हैं, वो जिस मिट्टी पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर पोटेशियम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों कीट भक्षी पौधे अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। कीड़ों मकोड़ों को जो पकड़ कर खाते हैं, इससे यह अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, क्योंकि वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 18 है। आप बालकों के साथ चना अंकुरण की गतिविधि करते हैं जिसमें प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अंकुरण का प्रयास करता है, तो किस परिस्थिति में बीज का अंकुरण होगा? उस चने के बीज का अंकुरण किस परिस्थिति में होगा? हवा और पानी में, केवल हवा में, पानी में पूरी तरह डुबाकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो बीज का अंकुरण होगा वो होगा हवा और पानी दोनों में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास या मैदान की नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 खरगोश, लोमड़ी, शेर, कीट, मेंढक, सांप, प्लावक, मछली, व्हेल या फिर चूहा, सांप और गिद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी श्रृंखला घास या मैदान की नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 प्लावक, मछली और व्हेल। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। यह खाद्य श्रृंखला साथियों जलीय क्षेत्र की है, जलीय क्षेत्र की यह खाद्य श्रृंखला है। साथियों मछली का आपको पता होगा, व्हेल का भी पता होगा, लेकिन प्लावक क्या होता है? साथियों प्लावक एक तरीके की घास होती है जो मछलियों का भोजन होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? मक्का, गाजर, केला या फिर मूंगफली। तो किसके बीज हम खाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 मूंगफली। मूंगफली के केवल बीज हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? तो जल को असंक्रमित करने में कौन सा सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन गोलियां, निस्यंदन यानी कि छानना, फिटकरी या फिर उबालना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 निस्यंदन यानी कि छानना। इससे जल का संक्रमण दूर नहीं होगा, ये जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। हम हर एक प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 5 जून को, 21 जून को या फिर 7 अक्टूबर को? तो इसका आंसर तो शायद आपको याद हो गया होगा। इसका आंसर होगा साथियों 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यह मनाया क्यों जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम 5 जून सन 1972 को स्कॉटलैंड में एक बैठक का आयोजन किया गया था जो पर्यावरणीय मुद्दे से संबंधित थी, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 23 है। पर्यावरणीय अध्ययन का उद्देश्य क्या है? वैश्विक पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, या फिर स्थानीय पर्यावरण, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति समझ उत्पन्न करना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं खनिज, जल, लकड़ी या फिर उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आता है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं, उन सभी संसाधनों को साथियों प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये सभी खनिज, जल और लकड़ी प्रकृति से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? सोडियम लैंप, लिथियम बैटरी, जल ऊर्जा या फिर एलईडी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 जल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जल ऊर्जा ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 आज के प्रैक्टिस सेट का। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में बिल्कुल एक समान होते हैं, एक ही तरह के लगते हैं? कोयल, बुलबुल, गोरैया या फिर मधुखोरा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 बुलबुल। बुलबुल के नर और मादा दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं देखने में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। हमें विषम की पहचान करनी है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। साथियों नवीकरणीय स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और प्राकृतिक गैस यह अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का।
अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है। मैंने बताया था नहीं वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है। तो हमें बताना है कि किस खुराक में, किस खाने में प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होगी, यह हमें बताना है। दाल में, पनीर में, शुद्ध घी में या फिर मांस में। तो किसमें प्रोटीन कम मात्रा में होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 शुद्ध घी में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। घी में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल शून्य होती है, जबकि साथियों दाल में प्रोटीन 20 से 35% पाया जाता है। दाल में प्रोटीन सबसे ज्यादा 20 से 35% होता है और पनीर में यह 9% होता है। मांस की बात करें तो साथियों मांस में 8 से लेकर 20% तक प्रोटीन हो सकता है। तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में और सबसे शून्य यानी कि 0% प्रोटीन पाया जाता है शुद्ध घी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 आज के प्रैक्टिस सेट का, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा कैसे ज्ञात कराती है? नृत्य के द्वारा, भिन्न भिन्नाकर, रासायनिक संकेतन द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 नृत्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोंपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे घर्षण हेतु खुरदरी हो जाती है, वे चिकनी रहती हैं, दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या फिर कीट दूर रहे। तो साथियों आपने देखा होगा कि गांव में दीवारों पर, घर की जो कच्ची दीवारें होती थी उनको गोबर से लेप दिया जाता था, गोबर और मिट्टी मिलाकर लेप दिया जाता था। और घर में भी नीचे जिसको हम कहते हैं कि गोबरी फेरना, उसको कहते हैं साथियों हम गोबरी फेरना, गोबर और मिट्टी को एक साथ मिलाकर गोबरी फेरी जाती थी। तो यह किस लिए फेरी जाती थी, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो ये थे साथियों आज के हमारे 30 प्रश्न। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं साथियों आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।